Greetings to one and all. कैसे हैं आप सब? Welcome to the channel. I am back again with another editorial analysis from the Hindu newspaper. और आज है बेसिकली 13 जनवरी और 13 जनवरी को एक एडिटोरियल आया जहाँ पे जियो पॉलिटिक्स के संबंध में यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के संबंध में बातें ऑथर कह रहा है। सवाल ये है कि क्या हम न्यूक्लियर वॉर को अप्रोच कर रहे हैं? तो चलिए अगले 10 मिनट में इस एडिटोरियल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इस एडिटोरियल में हम देखेंगे करंटली चैलेंजेस क्या हैं जो कि 2023 में एग्जिस्ट करते हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा माइग्रेशन पे, नाटो यूएस ईयू रिलेशंस पे, यूक्रेनियन नेशनलिज्म आखिरकार कैसे बढ़ रहा है और इंटरनेशनली इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये प्रॉक्सी वॉर क्या होते हैं। और बार बार हम ये टर्म सुनते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। देखिए ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, आज़ादी, और ये स्ट्रैटेजिक है। इसका मतलब आप किसी भी कंट्री पे किसी भी तरीके से रिलाय नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक बात करें प्रॉक्सी वॉर की, तो आप डायरेक्टली नहीं लड़ते प्रॉक्सी वॉर। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे लड़ रहा है और तुम मेरे दुश्मन हो तो मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। ये प्रॉक्सी वॉर बहुत बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर 1 का। इसीलिए करंट सिचुएशन में भी हमारे लिए मेजर लेसन्स हैं यहाँ पे। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक्स को हम इन डेप्थ कवर करेंगे, जैसे नाटो, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम्स, और क्या थी कंडीशंस जो कि वर्ल्ड वॉर 1 से पूछी जा सकती हैं, या वर्ल्ड वॉर 1 जिसकी वजह से ये ऑथर जो हैं ये एम के नारायण हैं। ये फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो रह चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं, और गवर्नर ऑफ बंगाल भी हैं। इनके एडिटोरियल्स अक्सर आते रहते हैं न्यूज़पेपर में। ये कहते हैं आपसे कि फ्यूचर टेल बताने वाले यानी जो सूट सेयर्स हैं वो कभी भी फ्यूचर करेक्टली रीड नहीं करते। कुछ ऐसे फ्यूचर टेलर्स हैं जिन्होंने 2022 के स्टार्टिंग में कह दिया था कि ये पूरा जो साल है ये अनसर्टेन रहने वाला है, इम्परमानेंसी का रहने वाला है, मतलब कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं रहेगा, जो कि हमें वर्ल्ड इवेंट्स में आज देखने को मिल रहा है। करेक्ट। जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। किसी ने लेकिन ये नहीं प्रेडिक्ट किया था कि पूरी दुनिया को 2022 में एक टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसे केस में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर इनका पूरा आर्गुमेंट सेंटर्ड है, और ये कहते हैं 2022 के फरवरी महीने में जब ये सारी चीज़ें गतिविधियां बढ़ रही थी तो इसकी वजह से लार्जेस्ट पॉपुलेशन शिफ्ट हुआ इस मॉडर्न टाइम का। क्यों? क्योंकि लोग वॉर के क्षेत्र को छोड़ के इधर उधर भाग रहे थे, डर के, या बेटर लाइवलीहुड के लिए, या उनको अब कोई फ्यूचर उस देश में, यूक्रेन देश में नहीं दिखाई दे रहा था। और इन सब के पीछे हमने कहीं ना कहीं एंटिसिपेट किया था कि ये सारे चैलेंजेस पूरी दुनिया फेस करेगी। रशिया यूक्रेन में अपना मेजर बिल्डअप स्टार्ट करता है 2021 के बीच में, और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने बहुत सारे गारंटी मांगी यूएस और नाटो से, जिसमें से एक सबसे बड़ी गारंटी ये थी कि नाटो की सदस्यता रशिया के चारों तरफ आने वाले देश यानी कि यूरोप के वो देश जो रशिया से बाउंड्री शेयर करते हैं उनको ना जोड़ा जाए। ऐसे में जॉर्जिया और यूक्रेन दो ऐसे देश हैं जो कि रशिया से बिल्कुल सटे हुए हैं पर नाटो के सदस्य बनना चाहते हैं। अगर आप बेलारूस की बात करेंगे जो कि रशिया के ऊपर है तो वो काफ़ी प्रो रशियन है, उसका सवाल ही नहीं उठता। लेकिन स्वीडन और फिनलैंड भी कहीं ना कहीं नॉर्दर्न रीजन में रशिया से बाउंड्री शेयर करते हैं।
तो इस केस में ऑथर हमको बेसिकली क्या क्या बता रहे हैं, हमने उनको आसान पॉइंट्स में आपके लिए तोड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये समझना है कि भारत के लिए इंटरनेशनल ऑर्डर का ये बदलता रूप जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। भारत को बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज होगा चाइना, सबसे बड़ा चैलेंज होगा उनके नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया का बॉर्डर सिक्योर करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं ऑथर यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्विफ्ट पेमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, स्विफ्ट पेमेंट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इससे रशिया को हाल फिलहाल बैन कर दिया गया था। ये एक तरह का पेमेंट गेटवे है, या ये कह लीजिए एक नंबर 8 डिजिट का मिलता है जिसको BIC नंबर कहा जाता है, बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड। अगर मान लीजिए कि इंग्लैंड से कोई पैसा दूसरी बैंक में भेजना है जो कि लेट से इंडिया में है, तो इंग्लैंड में पेमेंट करने वाला जिस बैंक में पैसा भेज रहा है उस बैंक का BIC नंबर डालेगा, तो पता चल जाता है कि वो बैंक जो है वो कौन सी है, और पेमेंट को ट्रेस किया जा सकता है। तो एक तरीके से फाइनेंशियल मैसेज ट्रांसमिशन होता है। एक कॉमन लैंग्वेज बनाई गई है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग के लिए। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी और कॉमन लैंग्वेज स्टैब्लिश करता है। इसको इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे भी कई बार कहा जाता है। रिसेंटली बहुत सारे रशिया की नेशनल बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से कट ऑफ कर दिया। किसने किया? ऑब्वियसली वेस्टर्न नेशंस ने, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के लिए। रशिया के अलावा एक देश और है, ईरान, जिसको 2012 में इस सिस्टम्स गेटवे से बाहर किया गया था। पर स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अगर आपको हटा दिया जाए तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? आपके फॉरेन ट्रेड पे पड़ता है, आपके फॉरेक्स रिजर्व पे पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, यूनिक 8 डिजिट स्विफ्ट कोड, जिसको BIC कहते हैं। ये स्विफ्ट सिस्टम चलाता कौन है और ये बेस्ड कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 200 से ज़्यादा देशों के 11,000 बैंक्स इसका पार्ट हैं। ये एक तरीके से पैसा ट्रांसफ़र नहीं करता है, लेकिन आपको गेटवे देता है ट्रांसफ़र फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिक्योरली विच इज़ ट्रेसेबल, जिसको ट्रेस किया जा सके। 11 देश के सेंट्रल बैंक्स इसको चलाते हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, UK, US और बेल्जियम खुद शामिल है। रशिया का जब रिमूवल कर दिया गया सिस्टम से, तो अभी रशिया के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है कि अपनी बैंकों का पैसा दूसरे बैंकों में कैसे भेजे जो दूसरे देश में है, या रशिया की खुद की बैंक जो दूसरे देशों में है वो वापस रशिया को कैसे पैसा भेजें। इस वजह से रशिया अपने फॉरेस्ट रिजर्व को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अगर आंकड़ों की माने तो रशिया ने 2014 के बाद से अपने फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। $630 बिलियन कर लिए थे, क्योंकि अगर रशियन गवर्नमेंट या रशिया की बैंक पे नहीं कर पा रही है तो वो दूसरे देश को बोलेंगे यार मेरा फॉरेक्स रिजर्व पड़ा है तुम्हारे पास, उसको यूज़ कर लो, पर एक्सेस ही बंद कर दिया। तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाटो की अगर हम बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, वाशिंगटन ट्रीटी के द्वारा बनाया गया 4 अप्रैल 1949 को। इसका भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इनका जो अलाइड कमांड ऑपरेशन है वो मॉन्स बेल्जियम में है। ये एक कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी का काम करता है, जिसमें मेंबर स्टेट्स ने ये म्यूचुअली डिसाइड किया है कि एक पे अटैक मतलब सभी पे अटैक। ये 12 देशों ने सबसे पहले स्टैब्लिश किया था, आज इसमें 30 देश शामिल हैं। सबसे रीसेंट मेंबर जो ऐड हुआ है वो नॉर्थ मैकेडोनिया ऐड हुआ है 27 मार्च 2020 को। नाटो की सदस्यता किसी भी यूरोपियन स्टेट के लिए ओपन है, जो कि नाटो के प्रिंसिपल्स को नॉर्थ अटलांटिक सी की सिक्योरिटी के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। नाटो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करता है और इनेबल करता है मेंबर्स को, ताकि वो सब क्या कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें, विश्वास बढ़ा सकें। एक पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स का भी तरीका है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी एक पे अटैक हो गया तो नाटो की फाउंडिंग ट्रीटी में, वॉशिंगटन ट्रीटी में, एक आर्टिकल है 5, जो कि ये कहता है कि सारे देश मिलके फिर उस क्राइसिस को मैनेज करेंगे और अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप PDF आपको अवेलेबल रहेगा, आप इसको मैप को देखिएगा। वर्ल्ड वॉर 1 भी कुछ ऐसा ही हुआ था शुरू 1914 में, जहाँ पे कोई एक फैक्टर नहीं था, कोई एक इवेंट की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 नहीं हुआ, कई सारे इवेंट्स एक साथ हुए। 1890 में जर्मनी के विल्हेम द्वितीय का एक इंटरनेशनल पॉलिसी का शुरू करना, जहाँ पे वो जर्मनी को वर्ल्ड पावर बनाना चाहते थे,
और अब जो कंट्री वर्ल्ड पावर बनाना चाहती है उसको खतरे के रूप में सारे देश देखने लगे। आज जिस पोजीशन में जर्मनी है उसी पोजीशन में हम चाइना को रख के देख सकते हैं। चाइना जिस तरीके से बढ़ा है वो वेस्टर्न नेशंस के लिए एक खतरा हो गया है। और यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं इस भय के कारण कई सारे म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स किए उन्होंने आपस में। और इन एग्रीमेंट्स का मतलब ये था कि अगर हम पे अटैक हुआ तो हम एक दूसरे को डिफेंड करेंगे, जिसमें सबसे पहला अलायंस है ट्रिपल अलायंस 1882, जिसमें जर्मनी अपने आप को ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के साथ जोड़ लेता है। और दूसरा अलायंस था ट्रिपल एंटेंटे, जो कि बनाया ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने, और उसको कंक्लूड किया 1907 में। लेकिन इमीडिएट कारण क्या था? आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का असासिनेशन 1914 के जून में। ये फ्रांस फर्डिनेंड ड्यून जो थे ये ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा बनने वाले थे, थ्रोन पे बैठने वाले थे, और वो साराजीवो बोस्निया विजिट कर रहे थे और वहाँ पे उनको मार दिया गया। मारने वाला व्यक्ति सर्बिया का था। अब सर्बिया का ये मानना था कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो बोस्निया पे राज नहीं करेगा, बोस्निया पे राज सर्बिया का होगा। तो एक छोटा सा देश जिनकी आज लोकेशन भी हम मैप में नहीं देख सकते, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 ट्रिगर कर दिया। तो हुआ क्या? रशिया इसलिए इन्वॉल्वमेंट में आ गया क्योंकि रशिया का सर्बिया के साथ अलायंस था। तो उस असासिनेशन में रशिया को सर्बिया का साथ देना पड़ा। जर्मनी ने फिर रिप्लाई में रशिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया क्योंकि जर्मनी का अलायंस ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ था। और ब्रिटेन ने फिर जर्मनी पर अटैक कर दिया क्योंकि जर्मनी ने एक ऐसा न्यूट्रल कंट्री इन्वेड कर दिया, बेल्जियम, जो कि बेसिकली ब्रिटेन ने कहा था कि बेल्जियम और फ्रांस की सुरक्षा के जिम्मेदार हम हैं। जो ट्रिपल एंटेंटे था वो आफ्टर ऑल ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया का टूटते हुए नजर आया। इस पूरे करंट सिनारियो में अगर हम बात करें तो भारत के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं? देखिए, भारत बहुत पूरी तरीके से रशिया के मिलिट्री इक्विपमेंट पर रिलाई करता है, जो कि कई साल तक हमारी कंट्री की सुरक्षा के लिए रशिया मिलिट्री सप्लायर रहा है। लेकिन अब ये सिचुएशन चेंज हो सकती है क्योंकि वेस्टर्न वेपनरी जो है वो मॉडर्न हो चुकी है और रशिया से जो हम इक्विपमेंट ला रहे हैं वो उनको टैकल नहीं कर पाएगा इस दौरान क्योंकि वेस्ट बहुत इन्वेस्ट कर रहा है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को जीतने में, तो वो अपनी वेपनरी, अपने डिफेंस सिस्टम्स पे भी बहुत काम कर रहा है। इंडिया को अपना फ्यूचर डिफेंस सप्लाई कहीं और से देखना पड़ सकता है। इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है अभी, वो मल्टी अलाइनमेंट में बदल सकती है और इंडिया अपने डिफेंस टाइज को बढ़ा सकता है। क्वाड उसी फॉर्मेट में बनाया गया, इसी विचारधारा के लिए क्वाड बनाया गया, जहां पे इंडिया ने अपने डिफेंस आर्किटेक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया क्योंकि भारत और चाइना के टेंशन इंडियन ओशन रीजन में, पैसिफिक ओशन रीजन में बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। इंडिया के डिफेंस टाइज फ्रांस के साथ भी हैं और इंडिया कोशिश कर रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की हम कोशिश करें। तो इस तरह में ऑथर कहता है कि जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है ना, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि हम किसी भी गुट का पार्ट नहीं है, लेकिन समय समय पर पढ़ने पे कमज़ोर का भी साथ देंगे और इस तरीके से देंगे कि हम पे अटैक ना हो, वॉर का फ्रंट हम ना बने, हमसे वॉर ना हो, लेकिन हमारी आवाज़ को भी ना दबाया जाए, हम जब बोलें तो लोग सुने। आज ऑथर कह रहा है कि इस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यूक्रेन पे तो अल्टीमेटली रशिया ने अटैक कर ही दिया ना, और देखिए यूरोप कैसे शामिल हो गया पूरे तरीके से, है ना। इस कदर शामिल हो गया कि जो ऑयल है, जो एनर्जी सिक्योरिटी का पार्ट है, आज उसको रशिया हथियार की तरह यूज कर रहा है। इसीलिए यूएस, नाटो, यूक्रेन, यूरोप के रहते रहते ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी किसी काम की नहीं है। और वही सारा जो कि यूरोप में हो रहा है वही सब कुछ एशिया में भी होगा, जहां पे छोटे मोटे देश बड़े बड़े बुलीज को, चाइना को फेस करने के लिए आएंगे। कब तक आप खुद को इंडिपेंडेंट रखेंगे? कब तक आप खुद को ऑटोनॉमस रखेंगे? किसी ना किसी पे तो डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। भारत के लिए जो नेबरहुड है उसमें कंडीशन काफ़ी टेक्निकल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि देखिए, चाइना में कोविड-19 को कंट्रोल करना, कोविड-19 का ना फैलना, उसके लिए एक इकोनॉमिक डाउनटर्न का काम कर रहा है। अभी तक बड़ा इकोनॉमिकली बढ़ रहा था, अब चाइना जो है वो इकोनॉमिक डाउनटर्न कर रहा है। ये कह पाना बड़ा मुश्किल है और सही भी नहीं होगा कि चाइना अपने प्रोवोकेटिव पॉस्चर को अपने नेबरहुड में चेंज कर देगा। बिल्कुल सही नहीं है ये कहना कि चाइना और भारत करंट टाइम्स में लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि चाइना हैज़ अ बिगर फिश टू फ्राई।
चाइना को ताइवान चाहिए और ताइवान उसकी इकोनॉमिक डाउनटर्न को प्रिवेंट कर सकता है। वो वहाँ पे बेसिकली इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जो सिलिका चिप्स एंड ऑल बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सब ताइवान के पास है। और इसीलिए चाइना का पूरा फोकस फर्स्ट आइलैंड चेन पे रहेगा। इस और चाइना इनके साथ लड़ाई नहीं लड़ेगा। फर्स्ट आइलैंड चेन क्या है? ये मैप में आप देख सकते हैं, जो लाल रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये बेसिकली वो पैसिफिक ओशन का आर्किपेलागो है आइलैंड्स का, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ आइलैंड्स कहा जाता है, जो कि एशिया के सटे हुए आइलैंड्स हैं। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसमें कुरिल आइलैंड्स हैं, राइको आइलैंड्स हैं, नॉर्दर्न फिलीपींस, बोर्नियो, कमाचटका पेनिनसुला और मलाय पेनिनसुला सब कुछ शामिल है। अब भारत के लिए कुछ लिटिल रूम फॉर कंफर्ट बचा है, क्योंकि भारत को चाइना रशिया का बेसिकली क्लोज आना, चाइना इंडिया की जो रशिया के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करेगा। चाइना और पाकिस्तान का करीब आना भारत के लिए खतरा है। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो अभी भी बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट जिंदा है वहाँ पे, जैसा कि अभी देखने को मिला हमें अरुणाचल प्रदेश में। पाकिस्तान भले ही अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से परेशान हो, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हों, लेकिन वो टेररिज्म को हमेशा प्रमोट करता रहेगा। टेरर मॉड्यूल्स कंटिन्यू होते रहेंगे। ये भी कहना सही नहीं होगा कि पाकिस्तान भारत से लड़ाई लड़ेगा डायरेक्टली, लेकिन टेररिज्म एक हमारी लड़ाई होगी। जम्मू एंड कश्मीर एक वल्नरेबल रीजन होगा। नेपाल में अभी जो नई सरकार आ रही है वो चाइना के नज़दीक है और ये भारत के लिए भी एक खतरा हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान किसी कीमत पे आपको हटते हुए नहीं नज़र आ रहा है, और अफगानिस्तान के अंदर भी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंसेस आईएसआईएस के ये सब बढ़ रहे हैं। इंडिया का रिलेशन श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ अभी थोड़ा सा डेलिकेट है और उसको थोड़ा सा लंबा समय लगेगा। तो इसलिए इस साल हम ये नहीं कह सकते कि कुछ मेजर होगा वेस्ट एशिया में, लेकिन साउथ एशिया में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। इसलिए इंडिया का जो लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस रहा है कि हम किसी के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, अभी भारत के लिए ये फ़ायदेमंद है कि नहीं है ये तो वक्त बताएगा। आखिरी में ऑथर आपसे कहते हैं कि पूरा इंडिकेशन सही है कि जो टेररिज्म है वो हर समय प्रेजेंट रहेगा। सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए आतंकवाद का है। मेजर टेरर अटैक्स नहीं होंगे, लेकिन टेररिज्म के छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहेंगे। इस्लामिक स्टेट ये सब रिवाइव हो रहे हैं और ये अपनी रोल और एक्टिविटी को अफगानिस्तान में बढ़ा रहे हैं। और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमको दिखाई दे रही। इसीलिए पूरी दुनिया को अपने गार्ड्स तैयार रखने चाहिए। 2023 में कुछ भी हो सकता है। सो दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी फ्रॉम द एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आई एम साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।